जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 2 हम लोग क्षारक का अध्ययन कर रहे थे, जिसका चैप्टर 1 देख लिया था, जिसमें हमारे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे, जिसमें से 2 गुणधर्म हमने पूरे देख लिए थे। नंबर 1 अम्ल एवं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया, और नंबर 2 धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल और क्षारकों के साथ। आज हम देखेंगे कि अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया यानी कि आपस में अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखो, कोई भी अगर हमारे पास अम्ल है और क्षारक है, आपस में मिलाना है तो अम्ल लेंगे, तो हम अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा के रूप में यानी कि जलीय विलयन। ये हमने अम्ल ले लिया। अम्ल की किसके साथ करवानी है? क्षारक के साथ, या क्षारक की अम्ल के साथ, एक ही बात। अम्ल ले लिया। अब अम्ल के साथ हमको क्षारक और लेना पड़ेगा, NaOH, ये भी एक्वा में ले लिया। तो ये तो है अम्ल और ये है क्षारक। तो अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा देखो। तो HCl ले लिया, जलीय विलयन ले लिया, पानी के जैसा घोल, और NaOH ले लिया हमने क्षारक, ये भी पानी का घोल है। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो, ये पहले वाले अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था, जब भी अगर सोडियम और अगर उसको कहीं पर भी अगर क्लोरीन दिख जाएगा तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये तो बनाएगा NaCl, यहाँ से Na और यहाँ पर Cl, तो ये तो बन गया NaCl। यहाँ पर H रह गया, यहाँ पर OH, तो H कितने हैं? 2, तो ये बन जाएगा H2 और O, H2O। तो इसका मतलब है जब अम्ल और क्षारक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या क्या बनेगा। NaCl क्या है? लवण। NaCl क्या है? लवण, और ये है जल, ये है जल। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं, अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या क्या बनेगा? लवण और जल। तो जब अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी देखो, ये हमारे पास है अम्ल, ये है क्षारक। अब ये अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अर्थात उदासीन कर देते हैं, और साथ में क्या बनता है? जल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर इसकी परिभाषा पूछ ले तो कैसे लिखना है हमको कि जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं या उदासीन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? उदासीन, और साथ में जल का निर्माण होता है। इस तरीके से प्राप्त अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमको सीधा सा ध्यान रखना है, जब अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाएंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? लवण और जल। क्योंकि लवण का जो pH है, जैसे NaCl है, इस NaCl का होता है 7, और pH के मान में अभी हम आगे देखेंगे, जब 7 से कम होता है वह तो होता है अम्ल, 7 से ज़्यादा होता है वह होता है क्षार, और जब 7 ही आ जाए बीच में फिक्स वह होता है उदासीन। सब 7 आ जाता है, किसी भी अगर पदार्थ का pH का मान 7 आ जाता है तो वह क्या होगा? उदासीन। तो अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो क्लियर है। तो कितने हो गए हमारे पास? ये 3 हो गए। अब हम चलते हैं नंबर 4, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि इस बार हमको क्या करना है कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है कोई धातु है और धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होनी। तो देखो, पहली जो हमने यहाँ पर गुणधर्म देखा था, इसका पहला गुणधर्म क्या था कि जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया अगर किसी भी धातु के साथ करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, ये थे हमारे पहला रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें क्या देखा था, जब अम्ल के अंदर अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धातु के साथ, तब क्या क्या बन रहा था? लवण और हाइड्रोजन गैस,
लवण और हाइड्रोजन गैस। अगर आपको ये वाला क्लियर है तो देखो अब सेकंड, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल तो लेना ही है हमको। जैसे अगर हम अम्ल ले लेते हैं यहाँ पर HCl, यहाँ पर हमने अम्ल ले लिया HCl, धात्विक ऑक्साइड। इस बार धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होनी चाहिए, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि धातु जैसे जिंक और इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ये है धात्विक ऑक्साइड। ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धात्विक ऑक्साइड के साथ, धातु के साथ नहीं। अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तब तो ये 1 नंबर वाली हो जाएगी, और जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, ये अलग अभिक्रिया है। धातु के साथ वाली अभिक्रिया तो वो है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ वाली अभिक्रिया ये है। तो क्या क्या बनेगा देखो, तो ये जिंक है, इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ZnCl2। लेकिन यहाँ से ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन नहीं होता, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था तो कौन सी गैस बाहर गई थी? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होती तो कौन सी गैस आती? हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन और है तो ऑक्सीजन और आकर जुड़ जाती है, तो क्या बनेगा? H2O। यहाँ से बन गया H2O। तो इसका मतलब है अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धात्विक ऑक्साइड के साथ। ये है हमारे पास धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, और ये क्या बन गया हमारे पास? लवण, और ये बन गया जल। तो इसका मतलब है जब अम्ल की अभिक्रिया अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो भी हमारे पास क्या बनेगा? लवण और जल। और इसे अभी ऊपर वाले में देखा, जो अम्ल और क्षारक की जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो भी किसका निर्माण हो रहा था? लवण और जल का। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास ऊपर वाली अभिक्रिया में अम्ल है और ये भी हमारे पास है अम्ल, दोनों में है अम्ल। इधर वाले में आ जाते हैं, इधर क्या बन रहा था हमारे पास? लवण, और इधर भी बन रहा था लवण, दोनों तरफ लवण बन गए। इधर अगर हमारे पास ये जल है, इधर भी क्या बन रहा है हमारे पास? जल, दोनों तरफ बन रहा है जल। अब रह क्या गया? ये अम्ल है, ये अम्ल। इधर वाले में दोनों लवण और जल है, इधर वाले में लवण और जल। तो इसका मतलब है अगर ये क्षारक है तो ये धात्विक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? क्षारक की तरह। धात्विक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य करेगा? क्षारक की तरह, क्षारकीय प्रकृति। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम के अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है, उदासीन प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमारे पास हो जाएगी क्षारकीय प्रकृति। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता है अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, इसी तरीके से यहाँ पर अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वह भी लवण और जल बना रहा है। तो अम्ल जो है वो लवण और जल बना रहा है, यहाँ पर भी अम्ल भी इसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो इसका मतलब है कि धात्विक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहा है? यहाँ पर क्षारक की तरह। तो हमारे पास यहाँ पर अम्ल है तो ये भी अम्ल है, और यहाँ पर लवण है, ये भी लवण है, ये जल है तो ये भी जल है। तो ये जो धात्विक ऑक्साइड रह गया वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? क्षारक की तरह। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हो गई हमारे पास क्षारकीय प्रकृति। तो ये हो गए हमारे रासायनिक गुणधर्म 4। अगला गुणधर्म देखते हैं नंबर 5, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ऊपर वाले में हमने अम्ल लिया था, इसकी अभिक्रिया करवाई धात्विक ऑक्साइड के साथ। इस बार हमको क्षारक लेना है, इसकी करवानी है अधात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी कि अधातु होनी चाहिए और अधातु के साथ ऑक्सीजन की यहाँ पर जोड़ होना चाहिए। तो क्षारक हम ले लेते हैं और अधात्विक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक। जैसे क्षारक हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब ये क्या है हमारे पास? क्षारक है, ये है क्षारक। फिर है इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना हो। तो अधात्विक ऑक्साइड को उदाहरण ले लेते हैं हम CO2।
क्योंकि ऑक्सीजन तो जुड़ी हुई है किसके साथ, अधातु के साथ। कार्बन क्या है यहाँ पर, अधातु, तो यहाँ पर CO2 ले लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। अच्छा, अभी हमने देखा था ऊपर अभिक्रिया में कि जो CO2 गैस बनी थी धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई थी तो कौन सी गैस बनी थी वहां पर हमारे पास, CO2 गैस। और CO2 गैस की जांच में हमने देखा था कि CO2 को किस में प्रवाहित कर रहे थे, चूने के पानी में। और चूने का पानी क्या होता है हमारे पास, क्षारक। तो ये वही अभिक्रिया है, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं चूने के पानी में, और वहां पर उत्पाद जो बना था वो क्या बना था हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये ऊपर वाली अभिक्रिया है CO2 गैस की जांच। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो जाकर देखें, वहां पर अभिक्रिया मैंने ये करवा दी है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। CO2 है हमारे पास अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। और मैंने बताया था जब भी अगर सल्फेट या कार्बोनेट या क्लोरीन अगर किसी धातु के बाद में जुड़ा हुआ है तो वह लवण का निर्माण करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ पर होता है लवण, कैल्शियम कार्बोनेट है लवण, और प्लस ये है जल, ये है जल। तो इसका मतलब अगर हम इसकी तुलना ऊपर वाली अभिक्रिया के साथ करके देखें तो उत्पाद में लवण और जल बन रहा है। अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो भी लवण और जल बन रहा था। लवण और जल कब बनता है, जब अम्ल क्षारक को आपस में मिलाते हैं। यहाँ पर क्षारक को हम मिला रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब है क्षारक को जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ मिला रहे हैं तो लवण और जल का निर्माण बन रहा है। यहाँ पर क्षारक को किसके साथ मिला रहे हैं, अम्ल के साथ, तो भी लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम तुलना करें, इधर वाला जो है लवण और जल है, इधर वाला भी लवण और जल है, इधर हमारे पास क्षारक है, इसमें क्षारक है, तो अधात्विक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहा है, फिर अम्ल की तरह कार्य करता है। अधात्विक ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की तरह। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति। इसकी प्रकृति की कैसी हो गई हमारे पास, अम्लीय प्रकृति। तो ये दो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारकीय। धात्विक ऑक्साइड, धातु के साथ अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उसकी प्रकृति क्षारकीय प्रकृति होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अच्छा, क्यों होती है, क्योंकि हमको बताया जब अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं, दोनों को ही जब आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। यहाँ पर जब इनको मिला रहे हैं तो भी लवण और जल बन रहा है, यहाँ पर जब दोनों को मिला रहे हैं तो यह भी लवण और जल बन रहा है। तो इसका मतलब इधर वाला जो हमारे पास है वो एक में अम्ल होगा और एक में क्षार होगा। तो यहाँ पर देखो अगर अम्ल है तो दूसरा वाला फिर क्षार होगा, तभी लवण और जल बन रहा है। यहाँ पर क्षारक है, इसका मतलब ये अम्ल होगा, तभी तो ये लवण और जल बन रहा है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की तरह कार्य करता है, और यहाँ पर जो हमारे पास अभी हमने देखा धात्विक ऑक्साइड वो क्षारक की तरह कार्य करता है। तो ये हो गए हमारे गुणधर्म 5। अब कमेंट करके बताओ ये 5 गुणधर्म में कोई अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत है तो बताओ। तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब हम इसको चार्ट की सहायता से भी याद रख सकते हैं। देखो, जैसे अगर हमको अम्ल की अभिक्रिया करवानी है, जैसे अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है। अम्ल की अभिक्रिया पहले किसके साथ, धातु के साथ। तो ये क्या क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। फिर अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन और जुड़ी हुई होनी, ये लवण तो बनाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन और जुड़कर क्या बना लेगा, जल। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। फिर हमने देखा अम्ल जो है धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ लवण और जल तो बनाता है, ये साथ में क्या बनेगी यहाँ पर, CO2 गैस। उसके बाद अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करवाई थी तो भी हमारे पास क्या बना था, लवण और जल बना था। फिर है अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया, इनके आपस में अभिक्रिया अम्ल और क्षारक की, तो क्या क्या बना था, लवण और जल। तो ये अम्ल का पूरा चार्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से अगर क्षारक का देखें तो क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं क्षारक के साथ, तो वह भी हमारे पास यहाँ पर भी क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है।
फिर है क्षारक की अम्ल के साथ, यानी कि क्षारक की अम्ल के साथ या फिर अम्ल की क्षारक के साथ, उत्पाद तो वही बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो इस तरीके से इस चार्ट की सहायता से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला टॉपिक है अम्ल और क्षारक में समानता, यानी कि अम्ल और क्षारक में समानता क्या क्या है। तो अम्ल और क्षारक में समानता क्या हो जाएगी, देखो अगर हम अम्ल को जल के अंदर अगर मिलाते हैं तो ये हमको आयन देते हैं H+। कौन सा आयन देंगे, अम्ल जो है अगर इसको पानी के अंदर घोल देते हैं तो H+ आयन देते हैं। इसी तरीके से जो क्षारक है अगर हम इसको पानी के अंदर घोल देते हैं तो ये हमको कौन सा आयन देंगे, OH-। तो इसका मतलब दोनों ही जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं। तो पहली समानता ये हो जाएगी कि दोनों जलीय विलयन में, दोनों जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो पहली समानता हो गई, यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, आयन बना रहे हैं जल के अंदर। अब अम्ल वाला तो बनाएगा H+ आयन और क्षारक वाला बना लेगा OH-। तो दोनों ही जल के अंदर आयन उत्पन्न करते हैं। अब हमको बता, अगर कोई भी विलयन अगर वहां पर आयन जो है उसका निर्माण कर देता है तो आयनों की वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अर्थात जितने भी विलयन है अगर उसमें आयन का निर्माण होता है तो उसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है और करंट आ जाता है। तो अगर आयन बन रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों ही क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे जल है, जल के अंदर करंट आता है, तो करंट क्यों आता है, क्योंकि जो जल है वो आयनों में टूट जाता है, H+ और OH- आयनों के अंदर टूट जाता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। तो देखो जो ठोस है, ठोस पदार्थ, उनमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण ही वहां पर विद्युत धारा का निर्माण होता है। लेकिन लिक्विड जो है, लिक्विड यानी कि द्रव में आयन का निर्माण होता है। ठोस में इलेक्ट्रॉन की वजह से और जो हमारे पास द्रव है उसमें आयनों की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये हमको इतना ध्यान रखना है। तो ये इन दोनों में हो गई हमारे पास समानता कि दोनों जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, पहली समानता ये हो गई। और दूसरा है विद्युत का चालन करते हैं, दोनों ही क्या करेंगे, विद्युत का चालन। अगर इसको हम पानी के अंदर घोलेंगे और इसके अंदर अगर अम्ल डालेंगे या किसी एक में क्षारक डालेंगे और अगर परिपथ बनाएंगे, तार जोड़कर एक छोटा सा बल्ब लेकर अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो दीप्त होने लग जाता है। अगर दीप्त होता है तो इसका मतलब है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। जैसे अगर एक उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर अगर हमने थोड़ी सी मात्रा में अम्ल ले लिया, जल के अंदर अगर आप अम्ल मिला देते हैं और यहाँ पर अगर 2 छड़ ले लेते हैं, 2 छड़, अब 2 छड़ से इसको हम अगर एक तो बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम बल्ब लगा लेते हैं और इसको ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच लगा देते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास स्विच की, ये हमारे पास है बल्ब और ये है बैटरी, ये है बैटरी, ठीक है। तो जैसे अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो बल्ब क्या हमारे पास यहाँ पर ये दीप्त हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा दीप्त। तो हम कह सकते हैं कि इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और विलयन में हमने क्या मिलाया था, अम्ल मिलाया था, अम्ल की, तो इसका मतलब है अम्ल क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये है समानता, ठीक है, दोनों क्लियर है। अब है एक इसका कि जल में व्यवहार, अम्ल और क्षारक का जल में व्यवहार, छोटा सा एक टॉपिक है, अम्ल और क्षारक का, अम्ल और क्षारक का जल में व्यवहार, यानी कि जल में इनका व्यवहार कैसे होता है वो हमको देखना है। जब दोनों को अगर हम जल के अंदर मिलाते हैं तब, तो पहले हम अम्ल को अगर मिलाएं जल के अंदर, जैसे अम्ल है HCl, तो ये जो HCl है अम्ल के अंदर जाएगा, ये पानी के अंदर इसको डालेंगे HCl को, तो हमको पता है आयनों में टूटेगा और वहां पर जो आयनों में टूटेगा तो ये H वाला तो टूट जाएगा H+ आयन में और एक ये टूटेगा Cl- में, ये 2 आयनों में टूट गए, H+ आयन और Cl-, यानी हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में ये टूट जाएगा। अब ये जो है HCl, अब हम इसे हमको जल के अंदर मिलाना है, अगर जल के पात्र में इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O, इनको हमने किसमें मिलाया है, जल के अंदर, यानी कि H+ और जो Cl- है
अब ये है हमारे पास पानी के अंदर H2O के अंदर। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि जैसे ही अगर हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो आयनों का निर्माण होगा H+ और Cl- के रूप में। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को अकेले से डर लगता है, मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। तो ये हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता। अब ये हाइड्रोजन जो है अपने साथी को ढूंढता है, और साथी जो है अपनी कैटेगरी वाले लोगों को ही देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपने जैसा ढूंढता है, और हाइड्रोजन अपने जैसा ढूंढेगा तो इसके साथ यहाँ पर जल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन वाला मिल जाता है, तो ये एक हाइड्रोजन आकर और इससे जुड़ जाता है, H2O से आकर और जुड़ जाएगा। दो हाइड्रोजन तो पहले थे, एक ये इससे जुड़ गया, तो ये क्या बना लेगा हमारे पास H3O। 2 तो था, एक और आ गया तो 3 H3O, और पूरे पर देखो प्लस, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा इस हाइड्रोजन की वजह से, तो ये बन जाएगा H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो जल में व्यवहार है वो किसका देखा हमने? अम्ल का देखा है। किसका देखा है? अम्ल का। इसी तरीके से अगर क्षारक का हम देखें, क्षारक जैसे यहाँ पर NaOH हमने ले लिया, NaOH, इसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये Na+ में टूटेगा और OH- में, Na+ यहाँ पर और OH-। तो क्षार किस में टूट गया? OH- में। अम्ल किस में टूट गया था? H+ के अंदर। अब ये जो OH- है ये स्वतंत्र रूप से उसमें रह लेता है, पानी के अंदर OH- स्वतंत्र रूप से रह लेता है, लेकिन ये जो H+ है अम्ल के अंदर ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। इसलिए जैसे ही H+ में टूट जाता है ये अपने साथी को ढूंढता है डर के वजह से, और जब इसको डर लगता है तो अपने साथी को ढूंढेगा और साथी मिलेगा इसको जल, इसके और जल के साथ जुड़कर ये बना लेगा H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोजन आयन था वो इस जल के साथ जुड़कर बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर एक क्षारक की अभिक्रिया है जल में, तो ये बना लेगा OH-, ये OH- में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि दोनों विक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। अम्ल और क्षारक का जल में व्यवहार, नाम से ही है कि अम्ल और क्षारक को जब जल के अंदर मिलाएंगे तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो जब अम्ल को अगर हमने जल के अंदर मिलाया तो देख लिया कि हाइड्रोजन आयन बनेगा, और ये हाइड्रोजन आयन अब जल में ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, ये जल के साथ मिलकर H3O+ बना लेता है। लेकिन क्षारक जो है, क्षारक अलग अलग आयनों में टूट जाता है, Na+ और OH-। ये अलग अलग व्यवहार करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रहता है OH-, तो इसलिए ये क्षारक जो है जल में कुछ इस तरीके से टूट जाता है OH- के रूप में, और अम्ल H+ के रूप में टूटता है, और जैसे टूटता है ये H2 के साथ विक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब कमेंट करके बताओ ये दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे pH स्केल के बारे में चर्चा करेंगे, और एक सार्वत्रिक सूचक के बारे में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।